नमस्कार साथियों, आप लोगों के सामने आज मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया है, यानी एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है फैक्ट्री एक्ट 1948। इसमें मैंने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, यानी ये फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें मैंने 7 सेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आई होप कि आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर इससे कोई रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं तो वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आफ्टर वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि द फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 जो है वो हमारा कारखाना अधिनियम 1987 यानी कि 1987 द्वारा संशोधन के रूप में पूरे भारत में कारखानों और डॉक्स में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित भारत में राष्ट्रीय नीति को तैयार करने में सहायता करने के लिए कार्य करता है, जबकि ये वर्क प्लेस की सुरक्षा और स्वास्थ्य, दक्षता और व्यक्ति की भलाई से संबंधित विभिन्न समस्याओं से संबंधित है। यानी हम बात कर रहे हैं द फैक्ट्री एक्ट 1948 की। अब हम लोग शुरू करते हैं द फैक्ट्री एक्ट 1948 का सेक्शन 1, यानी कि सेक्शन 1 में जो आता है वो हमारा आता है पहला, सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट, यानी अगर हिंदी में बात करें तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट यानी कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस एक्ट को हम लोग फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 के नाम से भी जानते हैं। और सेक्शन 1 में ही आता है इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, यानी कि ये पूरे भारत में लागू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 1949। अब दो चीज़ें हैं, इसे हम कहते हैं एक्ट 1948, लेकिन ये लागू हुआ अप्रैल 1949 में। यानी इस एक्ट की जो नींव रखी गई वो 1948 में शुरुआत की गई, लेकिन इसे पूरे भारत में जब लागू किया गया वो 1 अप्रैल 1949 में लागू किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, यानी यहाँ से जो हमारा है वो सेक्शन 2 शुरू होता है, यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार सेक्शन 2, अगर सेक्शन 2 में बात करेंगे तो उसमें अडल्ट, एडोलसेंस, चाइल्ड, कैलेंडर ईयर, डे, वीक, पावर, मशीनरीज, फैक्ट्री, ऑक्यूपायर, इन सारे चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है। यानी हम अगर जिसकी भी बात करेंगे वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी चीज़ की परिभाषा, जैसे अगर अडल्ट की बात करें तो इसकी परिभाषा इस एक्ट के अनुसार ये है कि यदि अगर किसी अडल्ट यानी कि वयस्क किसी व्यक्ति ने अगर अपना 18 वर्ष 18 ईयर ऑफ एज पूरा किया है तो वो अडल्ट में कंसिडर किया जाएगा, जबकि एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था जो होता है, किशोर जिसे कहते हैं, तो इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति अपना 18 वर्ष पूरा नहीं किया हो, यानी कि उसने 18 वर्ष की एज पूरी नहीं की हो लेकिन वो 15 साल पूरा कर चुका हो, उसे हम एडोलसेंस कंसिडर करेंगे दिस एक्ट अनुसार। ये डेफिनेशन हो गई द फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार। जबकि चाइल्ड जो है, जिसने अपना 15 वर्ष पूरा नहीं किया हो, वो चाइल्ड में कंसिडर होगा। और यंग पर्सन यानी कि वो चाइल्ड भी हो सकता है या फिर एडोलसेंस भी हो सकता है। यानी आप इसे भी इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना 15 साल पूरा किया हो या जिसने 15 साल पूरा नहीं किया हो, यानी 15 साल तक ही जो है उसे हम यंग पर्सन में कंसिडर करेंगे। हम सेक्शन 2 में चल रहे हैं, यानी सेक्शन 2 में कैलेंडर ईयर, फैक्ट्री एक्ट में जो कैलेंडर ईयर बताया गया है वो ये कि ये पीरियड ऑफ 12 मंथ्स होता है, 12 महीनों का पीरियड होता है, और ये शुरू होता है जनवरी के पहले दिन से। जबकि डे यानी कि दिन के बारे में बात करें तो ये 24 घंटों का पीरियड होता है, और ये बिगनिंग होता है यानी शुरू होता है मिडनाइट यानी कि 12 बजे, आधी रात से। और अगर वीक की बात करें तो वीक यानी कि ये 7 डेज़ का पीरियड होता है, और ये भी शुरू होता है आपके सैटरडे के मिडनाइट से। तो ये थी हमारे डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार। हम सेक्शन 2 ही चल रहे हैं अभी। तो सेक्शन 2 के अनुसार पावर, अभी हमने अडल्ट और एडोलसेंस, कैलेंडर ईयर, डे, वीक, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट इसमें जो डेफिनेशंस है वो, यानी कि हम सीधे बात करेंगे कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 2 में जो हमारा आता है वो इन सारे चीज़ों के साथ साथ पावर, प्राइम मूवर, ट्रांसमिशन मशीनरीज, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, प्रिंटिंग, वर्कर्स, ये सारी चीज़ें सेक्शन 2 में आती है। एक्चुअली इन सारी चीज़ों का
एक प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन हम शॉर्ट्स में बात करेंगे थोड़ा क्योंकि आपसे डेफिनेशन, किसी एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं पूछेगा। ये हो सकता है कि आपसे पूछे कि अगर बात करें वर्कर्स फैक्ट्री एक्ट 1948 के किस सेक्शन में आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 2 में आते हैं। यानी कि अगर पावर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पावर यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसी तरह से अगर बात करें प्राइम मूवर्स की, तो प्राइम मूवर्स को हम मशीनरीज भी कह सकते हैं, वो जो पावर जनरेट करते हैं या पावर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट में है, यानी इस तरह से कंसीडर करेंगे हम इसके डेफिनेशन को। तो ये सारी चीज़ें। अगर वर्कर्स की बात करें तो हम वर्कर्स के लिए कह सकते हैं कि चाहे वो उसे एज ए कंपनी अगर उन्हें डायरेक्टली हायर करती है या फिर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे अगर हायर करती है, लेकिन ये सारे जो हैं हमारे वर्कर्स, वो वर्कर्स के ये अंदर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। ये भी फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 2 में आता है। कॉम्पिटेंट पर्सन कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो इनफ क्वालिफाइड हो, जिसके पास इनफ एक्सपीरियंस हो, यानी अंडर द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट अगर बात करें तो कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब ये हुआ कि जिस काम के लिए हम किसी पर्सन को हायर कर रहे हैं, उसके पास उस काम के लिए इनफ क्वालिफिकेशन भी हो और इनफ एक्सपीरियंस भी हो, ताकि वो उस काम को प्रॉपर ढंग से कर पाए। उसी तरह से हैज़ार्डस प्रोसेस भी सेक्शन 2 में ही आता है। अगर फैक्ट्री की बात के बारे में, यानी कि फैक्ट्री में दो चीज़ें हैं। पहला तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर 10 लोग किसी फैक्ट्री को किसी भी मतलब जहाँ काम हो रहा है या किसी वर्क प्लेस को हम एज अ फैक्ट्री कंसीडर कब करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यानी कि अगर कहीं किसी फैक्ट्री में या किसी वर्क प्लेस में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं और अगर वो 10 लोगों के साथ, अगर वो 10 लोग काम करने के साथ साथ किसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पावर से रिलेटेड है, किसी मशीनरी का या किसी प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल हो रहा है मशीनरी के साथ साथ, तो वो फैक्ट्री में कंसीडर किया जाएगा। यानी 10 लोग विद द एड ऑफ पावर, यानी कि किसी पावर सोर्स के साथ, यानी किसी मशीनरी के साथ। जबकि अगर किसी वर्क प्लेस में अगर 20 लोग हैं और वहाँ पर किसी पावर का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, यानी किसी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो भी हम उसे फैक्ट्री में कंसीडर करेंगे। यानी कि 10 लोग साथ में किसी विद द एड ऑफ पावर, यानी कि पावर्स के साथ, तो उसे हम फैक्ट्री कंसीडर करेंगे। और अगर जहाँ 20 या उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं फिर भी पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो भी वो फैक्ट्री में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्यूपायर। ये भी हमारा सेक्शन 2 में आता है, याद रखिएगा। ऑक्यूपायर यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑक्यूपायर है सेक्शन 2, यानी कि इसे हम अधिष्ठता भी कहते हैं या फिर आम भाषा में इसे हम ऑक्यूपायर यानी कि ठेकेदार भी कह देते हैं। तो ऑक्यूपायर कौन हुआ, तो ये किसी प्रोजेक्ट का या किसी फैक्ट्री का या किसी वर्क प्लेस का अल्टीमेट एक ऐसा पर्सन होगा जिसके हैंड में एक फाइनल डिसीज़न होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 2। अब हम आते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 3 की ओर। यानी कि अब याद रखिएगा कि अभी हमने जितने भी डिस्कशन किए वो सेक्शन 2 का डिस्कशन चल रहा था। अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। यानी यहाँ पर जो है सेक्शन 3 में सबसे पहले आता है रेफरेंस टू टाइम। चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ। सेक्शन 3 यानी कि रेफरेंस टू टाइम ऑफ डे, यानी कि दिन के समय के निर्देश। यानी अगर हम सीधे सीधे बात करें तो कह सकते हैं कि इस एक्ट के अनुसार, यानी कि इस अधिनियम के अनुसार दिन के समय के जो निर्देश हैं भारतीय मानक समय के प्रति निर्देशक के अनुसार, जो कि हमारा आता है GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। और आपको पता है कि ये हमारे GMT से जिस पे हमारा वर्किंग आवर डिपेंड करता है, वो GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो फैक्ट्री एक्ट इसे ही डिफ़ाइन करती है, यानी वर्किंग आवर्स, इसमें वर्किंग आवर्स डिफ़ाइन करती है, वर्किंग टाइम डिफ़ाइन करती है। तो ये हमारा आता है सेक्शन 3 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4, अगर हम फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 4 की बात करें तो इसमें साफ साफ कहा गया है पावर टू डिक्लेयर डिपार्टमेंट टू बी सेपरेट फैक्ट्रीज और 2 और मोर फैक्ट्रीज टू बी अ सिंगल फैक्ट्री। यानी कि कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार या फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार
राज्य सरकार को ये मतलब पावर है कि वो दो अलग अलग फैक्ट्रीज़ को एक साथ मर्ज कर सकती है या फिर किसी एक फैक्ट्री को अलग अलग करके स्प्लिट कर सकती है। तो ये पावर्स जो है हमारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद से या फिर किसी रिटन एप्लीकेशन के द्वारा ये ऑर्डर जारी करेगी, गैजेट यानी कि जो हमारा राजपत्र जो आता है न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, उसमें ही ये है ना आदेश जारी किया जाता है। तो इसमें 1940 फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 4 के तहत राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो दो अलग अलग फैक्ट्रीज़ को एक मतलब एक साथ मर्ज भी कर सकती है या फिर किसी एक फैक्ट्री को अलग अलग करके यानी स्प्लिट भी कर सकती है। तो ये सेक्शन 4 में आता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की। तो पावर टू एक्सटेंड ड्यूरिंग पब्लिक इमरजेंसी। अब इसमें बात जो हम करेंगे वो ये कि लोक आपात के दौरान छूट देने की शक्ति, यानी कि अगर किसी फैक्ट्री या किसी इंडस्ट्री में काम हो रहा है तो अगर किसी तरह का आपात या किसी तरह की इमरजेंसी आती है तो राज्य सरकार यानी कि जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो शासकीय राजपत्र में एक नोटिस जारी करके किसी भी कारखाने या किसी वर्ग या किसी प्रकार के कारखाने को ऐसी किसी एक फ़िक्स टेन्योर के लिए है ना, किसी एक फ़िक्स टेन्योर के लिए उसके काम में अंतर ला सकती है। और एक चीज़ और है, ये जो भी मतलब जो भी नोटिस में अगर किसी तरह के इमरजेंसी में अगर इस तरह की नोटिस जारी भी होती है या ऑर्डर्स जारी होते हैं तो ये 3 महीनों से ज़्यादा के लिए नहीं की जाएगी। तो यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 5 के अनुसार है ना, आप कह सकते हैं कि लोक आपातकालीन के दौरान छूट देने की शक्ति भी प्राप्त है किसे, राज्य सरकार को। यानी मैंने यहाँ नीचे आपको डिफाइन भी किया है कि पब्लिक इमरजेंसी मतलब क्या, कि अगर किसी पब्लिक इमरजेंसी की अगर बात करें तो यानी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार इमरजेंसी में हम मान सकते हैं मतलब किसी तरह का वॉर हो गया या बाहर से एक दूसरी कंट्री ने अटैक कर दिया या हमारे ही किसी मतलब हमारे ही अंडर कंट्री में अगर किसी तरह की अशांति आ गई तो इसे पब्लिक इमरजेंसी घोषित की जाती है ना। और इसी के अनुसार सेक्शन 5 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 में राज्य सरकार अपने राजपत्र में एक घोषणा जारी करके उसमें बदलाव ला सकती है। और याद रखिएगा ये 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं होता। साथ ही साथ फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 6 की अगर बात करें तो इस सेक्शन में अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशंस और रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कहने का मतलब है कि कारखानों का अनुमोदन, अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान हासिल है। इसमें अगर किसी भी ऑक्यूपायर को या किसी भी मतलब पर्सन को अगर अपना फैक्ट्री ऑर्गेनाइज करना है या स्टार्ट करना है तो इसमें एक रिटन एप्लीकेशन दे करके इसके कुछ प्रोविज़न्स होते हैं जिसे वो प्रोसेस करके अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकता है, जिसमें हमारा चीफ इंस्पेक्टर को वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो हम सेक्शन 6 में बात कर रहे थे अप्रूवल, लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज़ की। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर। नोटिस बाय ऑक्यूपायर कहने का मतलब ये है कि अधिष्ठा द्वारा सूचना, यानी कि हमारा जो अधिष्ठा या फिर कह सकते हैं जो ठेकेदार है उसके द्वारा जो सूचना है, तो ये हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948 के सेक्शन 7 के बारे में, यानी नोटिस बाय ऑक्यूपायर, यानी हम कह सकते हैं कि अधिष्ठता द्वारा सूचना, यानी कि अधिष्ठता जो है वो किसी भी परिसर या कारखाने के रूप में अगर प्रयोग आरंभ करना चाहता है तो वो कम से कम 15 दिन पहले मुख्य निरीक्षक को यानी कि चीफ इंस्पेक्टर को एक लिखित यानी कि रिटन एप्लीकेशन भेजेगा जिसमें वो कारखानों का नाम और उसकी मतलब सिचुएशन को, फैक्ट्री का नाम हो गया या उसके सिचुएशन को डिफ़ाइन करेगा, यानी उसमें डिटेल भरेगा। साथ ही साथ वो अपना नाम, कंपनी का नाम, इस तरह की डिटेल वो भेज करके है ना चीफ इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन डाल सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1 यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 का चैप्टर 1, जिसमें हमने 7 सेक्शन को डिस्कस किया फ्रेंड। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो।
फैक्ट्री एक्ट 1948 से रिलेवेंट चैप्टर फर्स्ट के सेक्शंस, जो 7 सेक्शंस थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए मैं जल्दी लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।